नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पंद्रह अगस्त की पूर्व संध्या पर ढांगध्रा में मसाल रैली का आयोजन। वो अगले साल अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। पीएम मोदी की 2024 वाली भविष्यवाणी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या बोले। पीएम मोदी का भाषण और लाल किले पर खाली थी खड़गे की कुर्सी, उठे सवाल तो मिला जवाब। बीजेपी नहीं, इस पार्टी में शामिल होंगे शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर के दावे से मची खलबली। जन औषधियों केंद्रों को लेकर पीएम मोदी ने लाल किला से किया बड़ा ऐलान, बढ़ाई जाएंगी इसकी संख्या। केजरीवाल ने कहा, सिर्फ भाषण देने से नहीं, अच्छी शिक्षा और महंगाई पर लगाम लगने से देश विश्व गुरु बनेगा। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मसाल रैली और देशभक्ति गीतों के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक प्रकाश वरमोरा, नगर निगम पार्षद और भाजपा के कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही देशभक्ति गीत से शहीदों को सम्मानित किया गया और शहर के मुख्य बाजारों को रोशनी से सजाया गया। आजादी 2023 का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर ढांगध्रा शहर में एक मसाल रैली का आयोजन किया गया। रैली डॉक्टर अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर मुख्य मार्गों पर निकली। वहीं ग्रीन चौक पर मसाल रैली के समापन के बाद देश के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देशभक्ति के माध्यम से देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गाने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर शहर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसाल रैली और शहीदों की याद में देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम के साथ कला का विकास हुआ। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इसके प्रति अपना प्यार दिखाया। स्वयंभू कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेकर देश ढांगध्रा नगर पालिका की ओर से शहर के मुख्य बाजार को रोशनी से सजाया गया। 14 ऑगस्ट विभाजन विभीषिका दिवसे भारतीय जनता पार्टी शहर ग्राम्य ना હોદ્દેદારો દ્વારા, કાર્યકર્તા દ્વારા અને ગામના નાગરિકો દ્વારા મૌન રેલી, એક મસાલ સાથે મૌન રેલી કાઢી અને ગ્રીન ચોક કે મુકામે આ મૌન રેલીનું પૂર્ણ કરી હતી। આઝાદીના સમયે અનેક લોકોએ એનો જીવ ગુમાવ્યો, દેશ માટે ન્યોછાવર કર્યું અને 14 ઓગસ્ટે દેશને જે વિભાજન થયું એમાં અનેક લોકોએ એના જીવ ગુમાવ્યો હતો। આઝાદી મેળવવા પાછળ ઘણા બધા મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું હતું। મૌન રેલી દ્વારા દરેકને શ્રદ્ધાંજલિ આપી। ગ્રીન ચોક ખાતે નગરપાલિકા દ્વારા આખા શહેરમાં રોશની કરવામાં આવી અને અત્યારે ગીત સંગીત દ્વારા રાષ્ટ્રીય ગીતોનું એક સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે। હું નગરપાલિકા मल्लिकार्जुन खड़गे 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार यानी 15 अगस्त के दिन दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल लाल किले से नहीं अपने घर से झंडा फहराएंगे। आज यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा, वह अगले साल इस लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। उनके इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। 90 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करेंगे। उनके इन दावों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वह अगले साल झंडा फहराएंगे लेकिन अपने घर पर। मल्लिकार्जुन खड़गे 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उनकी कुर्सी खाली रही। कार्यक्रम में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें अपने कार्यालय पर झंडा फहराना था।
अगर लाल किला पर आयोजित कार्यक्रम में जाते तो कार्यालय पे झंडा नहीं फहर पाता। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर हाजिरी को लेकर उठे सवाल का जवाब खुद खड़गे ने ही दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार यानी आज के दिन देश को संबोधित किया। इस दौरान वह गणमान्य व्यक्तियों की सीट पर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी ने गंभीर सवाल खड़े किए, जिस पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पहली तो मुझे आंखों में दिक्कत थी, दूसरा मुझे कांग्रेस कार्यालय में भी ध्वजारोहण करना था। वहां पर सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है, अगर मैं वहां पर जाता तो समय से यहाँ झंडा नहीं फहरा पाता। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा, गृह मंत्री की सुरक्षा, रक्षा मंत्री की सुरक्षा की वजह से सबको रोक दिया जाता है। पहले उनका काफिला निकलता है, उसके बाद हम लोग का नंबर आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार की सुबह कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा रोहण करने नजर आए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्हें आजादी के बाद से ही देश के कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने योगदान का जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और संविधान देश की आत्मा है। यह प्रण लेते हैं कि हम देश की एकता, अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कांग्रेस के अतीत को याद किया। उन्होंने कहा, भारत में अनाज की कमी हुई तो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति लाकर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी सरकार ने भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि जहां सुई भी नहीं बनती थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग खुलवाए, स्टील प्लांट लगवाए और डैम बनवाए। IIT, IIM, AIIMS जैसे संस्थाओं की सुरक्षा हुई। स्पेस रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। संसद में विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोलते हुए सुभाष सपा प्रमुख ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में आने के बाद सुभाष सपा ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर हमला बोले। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि सुभाष सपा समाजवादी पार्टी का विकल्प बनकर उभरी है। उनकी पार्टी ने महिलाओं को एकजुट करने का काम किया है। सुबह सपा के सम्मेलन में 10 से 20 हजार लोग जुटे होते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैनपुरी, सहारनपुर, झांसी और गोरखपुर में सम्मेलन से सुभाष सपा के मजबूत गठबंधन की ताकत दिखती है। यही वजह है कि हर दल सुभाष सपा को साथ लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सुभाष सपा और सपा का गठबंधन था। गठबंधन को 125 सीट पर जीत मिली। अब उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा का अब खाता भी नहीं खुलेगा, इसीलिए समाजवादी पार्टी परेशान है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव को जमीनी सच्चाई का पता चल चुका है। संसद में विपक्ष लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोलते हुए सुभाष सपा प्रमुख ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। विपक्षी एकता के लिए ताकत नहीं बची है, इसीलिए चुनाव जीतने का सवाल कहां पैदा होता है। उन्होंने सपा को यूपी में 80 लोकसभा सीट पर उतरने की चुनौती दी है। बीजेपी की विचारधारा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर के साथ होने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रही है, इसलिए देशवासियों को भी खुशी मनानी चाहिए। शिवपाल यादव की तरफ से मिले प्रस्ताव के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात कही। सपा में दोबारा जाने के सवाल पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शिवपाल खुद उनके साथ आएंगे। ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस में 8 जिलों के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक करने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपने संबोधन के दौरान जन औषधि केंद्रों की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि जन औषधि केंद्रों ने लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो उसे करीब 3,000 रुपए मासिक खर्च करना पड़ता है। जिन दवाओं की कीमत 100 रुपए है, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम उन्हें 10 रुपए 15 रुपए में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार की योजना जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करेगी। सभी के लिए सस्ती जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हमारी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन के दर्शन से जुड़ रही है। स्वास्थ्य के समावेशी विकास के लिए हमारा रुख वन अर्थ वन हेल्थ का है। G20 के लिए भी हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के संकट के दौरान दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। उन्होंने कहा, जब अन्य देशों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई तो हमने दुनिया की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत की। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने एक अलग आयुष विभाग की स्थापना की है और अब दुनिया आयुष और योग का पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, दुनिया अब हमारी प्रतिबद्धता के कारण हमें देख रही है और भारत कोविड महामारी के बाद समय में विश्व मित्र यानी दुनिया का मित्र के रूप में उभरता नजर आ रहा। कोविड के बाद भारत ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण की वकालत की। समस्याओं का समाधान केवल तभी किया जा सकता है जब मनुष्य, जानवरों और पौधों को बीमारियों के संबंध में समान रूप से देखा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश सिर्फ भाषण देने से विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, बल्कि इसके लिए हमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ ही महंगाई पर लगाम लगाना होगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि अच्छी शिक्षा देने और महंगाई पर लगाम लगाने से देश विश्व गुरु बनेगा, भाषण देने से नहीं। केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरा सपना गरीबी खत्म करना नहीं है, ये तो कई सालों से नारा दिया जा रहा। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूँ। सिर्फ भाषण देने से विश्व गुरु नहीं बनेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से विश्व गुरु बनेगा। केजरीवाल ने कहा, मैं आज दुखी हूँ कि मणिपुर जल रहा। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हरियाणा में भी एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है। इसमें फायदा किसी का है? अगर भाई भाई से लड़ा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार में 4 भाई है, चारों एक दूसरे से लड़ेगा तो परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में बाढ़ आई थी। सभी दिल्ली वासियों ने दिल्ली और केंद्र सरकार के साथ मिलकर सामना किया। हमने बढ़ चढ़कर पीड़ितों की हर संभव मदद की। उन्होंने कहा, आज देश के कई राज्यों में 7 से 8 घंटे बिजली नहीं आती है। अगर देश में 24 घंटे बिजली नहीं आई तो देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश में 4.25 लाख मेगावाट बिजली उत्पादक करने की क्षमता है और देश के सबसे अधिक बिजली की डिमांड केवल 2 लाख मेगावाट है। फीस भी बिजली नहीं आती। क्या कारण है? मिस मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार। पहले दिल्ली में यही हाल था, लेकिन आज दिल्ली में बिजली नहीं जाती। पहले पंजाब में भी यही हाल था, लेकिन 1 साल हुआ हमारी सरकार को आए हुए, अब पंजाब में भी बिजली नहीं जाती। केजरीवाल ने कहा कि 2 से 3 साल के अंदर पूरे देश में 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। मैंने दिल्ली में बिजली फ्री देना शुरू किया, पंजाब से भी फ्री देना शुरू किया। कुछ लोगों हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। अगर पूरे देश में सबसे 200 यूनिट बिजली माफ करना होगा तो उसके लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा कि सिर्फ 2 उद्योगपतियों के 1.5 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। अब देश को ये तय करना है कि सबका बिजली माफ करना है या उद्योगपतियों के पैसे। देश के 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली को छोड़कर सभी का हाल बुरा है। 5 साल के अंदर देश के सभी सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं। देश के सभी सरकारी स्कूलों को ठीक करने में 6 लाख करोड़ खर्च करना पड़ेगा। ये देश के बच्चों के लिए बड़ी रकम नहीं है। हर साल मात्र 1.25 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। ये देश के लिए चिल्लड़ के बराबर है। सभी अभी राज्य सरकार और केंद्र इतना ही खर्च करती है।
सिर्फ भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। देश के कोने कोने में 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ चाहिए। अभी एक सर्वे आया कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, सिर्फ 2% है, जबकि देश में 6% है। और यह इसलिए है कि हम फ्री में सारी सुविधाएं देते हैं। अगर देश भर में फ्री में सुविधाएं देंगे तो देश भर से महंगाई खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।